नमस्ते दोस्तों। मैं प्राध्यापक बहिरम देवेंद्र, महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा, हिंदी विभाग। आज हम लोग स्वयं प्रकाश की सुप्रसिद्ध कहानी जंगल का दहा का पाठ करने वाले हैं। सुनिए, जंगल का दहा। मामा सोन अपने समय के प्रख्यात धनुर्धर थे। मामा सोन जंगल में रहते थे, लंगोटी लगाते थे और वनवासियों के बच्चों को तीर कमान चलाना सिखाते थे। अपना धनुष और अपने बाण भी वह स्वयं बनाते थे। वनवासी खेती करना नहीं जानते थे। वहां जमीन ऐसी थी भी नहीं जिस पर आसानी से खेती की जा सके। उनकी आजीविका पशुपालन, वनोपज और शिकार से ही चलती थी। यह जरूरी था कि हम वनवासी, चाहे लड़का हो या लड़की, अपनी रक्षा और आजीविका के लिए तीर कमान चलाना जरूर सीखे। मामा सोन को बच्चे घेरे रहते थे। वनवासी मामा सोन की बहुत इज्जत करते और बच्चों को शिक्षा के लिए उनके पास भेजते समय बहुत सा अनाज और सूखा मांस, पशुओं की खाल, बांस से बनी घरेलू वस्तुएं और जंगली कंदमूल वगैरह ले आते थे। मामा सोन का बड़ा आदर करते थे। मामा सोन बच्चों के लिए उनकी कदकाठी और जरूरत के अनुसार तीर कमान बनाते और सबसे पहले उन्हें चिड़ियों के नाम, उनकी आदतें, उनके अपने मौसम, बैठने के ठिकाने, उनकी प्रजाति की बढ़त घटत का हिसाब और उनके खाद्य अखाद्य होने की जानकारी, यह सब अपने शिष्यों को बताते। आगे आगे चलते थोड़े ही दिनों में अपने शिष्यों को जंगल के चप्पे चप्पे से परिचित करा देते। उनके शिष्य इतने पटु हो जाते कि एक एक तीर से चार चार चिड़िया गिरा देते। ऐसे ये पटु हो जाते। मामा सोन अपने शिष्यों को तीर कमान बनाना भी सिखाते। किस प्रकार शिकार के लिए कैसे तीर की जरूरत होगी, किस तरह का फाल चमड़ी को कितनी गहराई से भेदेगा, या कैसी प्रत्यंचना तीर को कितनी दूर तक फेंकेगी वगैरह सुना है। मामा सोन को ऐसे तीर बनाना भी आता था कि जो लक्ष्य भेद कर वापस कमान में आ पहुंचे। देखा किसी ने नहीं, लेकिन इस पर अविश्वास करने का भी कोई कारण नहीं था, क्योंकि मामा सोन प्रसिद्ध धनुर्धर थे। धीरे धीरे मामा सोन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। देखिए दोस्तों कि किस प्रकार मामा सोन जो है प्रख्यात धनुर्धर थे। आदिवासी बच्चों को धनुर्विद्या सिखाते थे, क्योंकि आदिवासियों को अपनी रक्षा करना और अपनी आजीविका के लिए धनुर्विद्या सीखना बहुत जरूरी था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक राजकुमार अपने नौकर चाकर के साथ जंगल में शिकार खेलने आया। राजकुमार को न शिकार का कोई अनुभव था, न ही जंगल के या पशु पक्षियों के साम्राज्य में प्रवेश करने की विनम्रता थी। नतीजा यह हुआ कि राजकुमार और उनके साथी हो हल्ला करते हुए और ललकारते हुए जंगल में घुसे। चिड़ियों ने इन अजनबियों की अजीबोगरीब हरकतों को संदेह के साथ देखा और इधर उधर तक उड़कर शोर मचाकर सारे जंगल को सावधान कर दिया। आसन्न अयाचित खतरे की सूचना पाकर सारे पशु पक्षी अपने कोटरों में, खोओं में, बिलों में, घोंसलों में, गुफाओं में दुबक गए। राजकुमार और साथी शिकार की तलाश में खाली हाथ भटकने लगे। देखिए, राजकुमार को कोई अनुभव नहीं था। और वह ऐसे ही अपने साथियों के साथ, सैनिकों के साथ हल्ला मचाते हुए जंगल में घुस गए। और उस चिड़ियों ने यह खबर सारे जंगल में फैला दी और सारे पशु पक्षी अपने अपने घरों में जाकर दुबक कर बैठ गए। यह ऐसे ही बिना शिकार के घूमते रहे। लेकिन शेर किसी से क्यों डरे? तू राजा है तो हम भी राजा है, तू राजा का बेटा है तो हम भी है। तो शेर पहुंच गया राजकुमार के सामने और सहज अभिवादन के भाव से दहाड़ा। खुले शेर को देखकर और उसकी दहाड़ सुनकर राजकुमार के सारे साथी भाग खड़े हुए और राजकुमार चीखने चिल्लाने लगा,
राजकुमार की चीख चिल्लाहट सुनकर और आक्रमण की ललकार समझकर शेर ने राजकुमार पर हमला कर दिया। ठीक इसी समय झाड़ी के पीछे छिपे मामा सोन के एक शिष्य ने शेर पर तीर चलाकर उसका ध्यान बटाया और राजकुमार को संभलने का मौका दे दिया। वह शेर को भगाता भगाता राजकुमार से बहुत दूर ले गया। इस तरह उस दिन राजकुमार की जान बच गई। मामा सोन के शिष्यों ने राजकुमार की सेवा शुश्रूषा की और उसे सकुशल उसके राज्य में छोड़ आए। ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। राजकुमार को शिकार के नियम पता नहीं थे, जंगल के साम्राज्य के बारे में पता नहीं था। उन्होंने हल्ला मचा दिया। बाकी के पशु पक्षी तो दुबक गए, लेकिन शेर तो शेर था। शेर ने सीधा हमला राजकुमार पर कर दिया और वहीं पर मामा सोन के शिष्यों ने राजकुमार की जान बचाई। राजकुमार ने घर जाकर सारी विगत राजा को बताई तो राजा बहुत खुश हुआ और दुखी भी हुआ। अब राजा को ये सारी बातें राजकुमार ने बताई तो राजा खुश भी हुआ और दुखी भी हुआ। खुश इसलिए हुआ कि उसके बेटे की जान बच गई और दुखी इसलिए हुआ कि ये इतना बड़ा राजकुमार ने घर जाकर सारी विगत राजा को बताई तो राजा बहुत खुश हुआ और बड़ा दुखी हुआ। खुश इसलिए हुआ कि उसके बेटे की जान बच गई, दुखी इसलिए हुआ कि इतना बड़ा ढोर हो गया है और अपने खुद की रक्षा भी नहीं कर सकता, तो मेरे साम्राज्य की और राज्यवासियों की रक्षा कैसे कर पाएगा। उस दिन राजा ने राजकुमार को बहुत लताड़ा। राजा की लताड़ सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया और आखिर उसने ठान लिया कि वह भी धनुर्विद्या सीखेगा और मामा सोन से ही सीखेगा। देखिए, राजा ने राजकुमार को बहुत लताड़ा, कहा, अरे कैसा बच्चा है तू, तो अपने खुद की रक्षा नहीं कर सकता। ये सारी बातें सुनकर राजकुमार को लगा कि उसे भी धनुर्विद्या सीखनी चाहिए। तो उसने कहा कि मैं धनुर्विद्या सीखूंगा तो मामा सोन से ही सीखूंगा। मैं धनुर्विद्या सीखूंगा तो मामा सोन से ही सीखूंगा। मामा सोन ने पहले तो संकोच किया, फिर इस शर्त पर राजकुमार को धनुर्विद्या सिखाने पर राजी हो गए कि इसके लिए राजकुमार को जंगल में ही रहना होगा। मतलब मामा सोन ने भी कहा। मामा सोन ने पहले तो संकोच किया, फिर इस शर्त पर राजकुमार को धनुर्विद्या सिखाने पर राजी हो गए कि राजकुमार को जंगल में आकर ही यह धनुर्विद्या सीखनी होगी। राजा को भला इस पर आपत्ति क्या होती? राजा को इस पर कोई आपत्ति नहीं हुई। राजा ने विद्या आरंभ की तिथि निर्धारित की और मामा सोन जंगल लौट आए। कुछ दिन बाद राजधानी से बेलदार, मिस्त्री, लोहार, सुतार, संगतराश, कारीगरों और मजदूरों का एक बड़ा दल जंगल में आता दिखाई दिया। पता चला जंगल के बीच 2 सर्व सुविधा संपन्न महल बनाए जाएंगे जिनमें रहकर राजकुमार धनुर्विद्या सीखेंगे। देखिएगा, राजकुमार को जंगल में आकर विद्या सीखनी थी तो जंगल में कौन कौन आया? लोहार आए, मिस्त्री आए, कारीगर आए और 2 महल बनाए गए। लेकिन 2 महल क्यों? पता चला एक राजकुमार के लिए और दूसरा आचार्य शोन के लिए। यह आचार्य शोन कौन? पता चला मामा सोन ही अब आचार्य शोन है। देखा दोस्तों, राजा ने यहां पर क्या किया? जो मामा सोन थे उस मामा सोन का नाम बदलकर आचार्य शोन रख दिया गया। देखिए, और दूसरा महल आचार्य शोन के लिए बनाया गया। इतना ही नहीं, मामा सोन के लिए उपहारों की बैलगाड़ियां भी आने लगी। उनमें जूते, धोती, मुकुट, शिरस्त्राण, मणिमालाएं, आसन, आसनदीप, परियक, जाने क्या क्या, अल्लम गल्लम। सच बात है, लंगोटी लगाने वाला मामा सोन राजकुमार का गुरु कैसे हो सकता है? मतलब राजकुमार को सिखाने वाला ये आदिवासी मामा सोन अब आचार्य सोन बन गए और मामा सोन के घर में या उनके महल में
सारे उपहार आने लगे। मतलब उसमें धोती, जूते, मुकुट, सोना चांदी जो भी होगा वो सब कुछ आने लगा, क्योंकि राजकुमार को सिखाने वाला गुरु इतना गरीब या दरिद्री कैसे हो सकता है, शायद यही कहना चाहते हैं लेखक। इस अभूतपूर्व गतिविधियों से जंगल की शांति भंग होने लगी। पेड़ कटने लगे, पानी हवा दूषित होने लगी, पशु पक्षी दूर भागने लगे, छिपने और डरने लगे, उग्र और हिंस्र होने लगे। राजा के आदमियों के उत्पात से वनवासी भी परेशान हो गए और अपना घर छोड़ छोड़ कर भागने लगे। कोड में खाज यह कि राजा ने आज्ञा निकालकर उस क्षेत्र में शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि सारे पशु पक्षी वनवासी ही न मार ले, कुछ राजकुमार के लिए भी बचे रहे। क्या यह कहा यह गया कि वन्य जंतुओं का संरक्षण आवश्यक है? देखिए, कोड में खाज यह कि राजकुमार धनुर्विद्या सीखने आए हैं, उसके दुष्परिणाम क्या क्या हुए कि पानी दूषित होने लगा, हवा दूषित होने लगी, और ऊपर से वहां के आदिवासी जो जंगलों में रहते थे उनको भी अब भागना पड़ा, क्योंकि ये जो राजा के सैनिक थे इन लोगों ने हल्ला मचा के रखा था। जंगल की शांति भंग हो गई। उसी के साथ साथ पेड़ कटने लगे। और कोड में खाज की बात कहे तो राजा ने क्या कहा कि पशु पक्षियों का या वन्य जंतुओं का संरक्षण आवश्यक है, इसीलिए वन्य पशु पक्षियों पर, उनके शिकार पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन वो किस लिए लगा दी गई कि राजकुमार अकेले ही शिकार कर सके, सारे आदिवासी उन वन जंतुओं को खा न जाए या मार न गिराए, क्योंकि कुछ राजकुमार के लिए बचे रहे। राजा ने यह भी आज्ञा प्रसारित कर दी कि अब से आचार्य शोन केवल राजकुमार को ही धनुर्विद्या सिखाएंगे। पड़ोसी राज्यों को सूचना भिजवा दी गई कि अगली वसंत ऋतु से हमारे यहां धनुर्विद्या प्रशिक्षण की उत्तम व्यवस्था आरंभ हो जाएगी। यदि आप चाहे तो इतना कर एवं इतना दान हमारे राजकोष में जमा करवा ले, अपने राजकुमारों को इतनी अवधि के लिए आचार्य शोन के आश्रम में भेज सकते हैं। अब देखिएगा, शिक्षा व्यापार में किस प्रकार परिवर्तित होती है, इसका यह उदाहरण है। राजा ने क्या किया, वहां कि हमारा राजकुमार धनुर्विद्या सीखेगा, उसके बाद यहां धनुर्विद्या शिक्षा का केंद्र आरंभ होगा। आसपास के राजा भी अपने बच्चों को धनुर्विद्या सिखाने के लिए, मतलब राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाने के लिए भेजेंगे, और उसके बदले में धन दिया जाएगा, पैसा राजकोष में जमा किया जाएगा उन राजाओं से। इस प्रकार से शिक्षा के व्यापार का आरंभ हो चुका। जो समझना है वो समझ लीजिए। अब मामा सोन की कुटिया में अशर्पियों के टोकरे तो भरे हुए थे, लेकिन अब कोई उन्हें अनाज, सूखा मांस, पशुओं की खाल, बांस की बनी वस्तुएं और जंगली कंदमूल लाकर नहीं देता था। इन चीजों की व्यवस्था भी मामा सोन स्वयं को ही करनी पड़ती थी। वह कसमसा तो बहुत रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। कुटिया के बाहर सैनिकों का पहरा था। वह दिशा मैदान को भी जाते तो गुप्तचर उन पर नजर रखते थे। हार कर उन्होंने खुद को नियति के हवाले कर दिया। एक दिन राजकुमार ने मामा सोन से पूछा, संपूर्ण धनुर्विद्या सीखने में मुझे कितना समय लगेगा? मामा सोन ने कहा, संपूर्ण का तो मुझे मालूम नहीं, सीखने के लिए तो पूरी उम्र भी कम है, सीखना तो जीवन भर चलता ही रहता है। राजकुमार ने पूछा, आपको जितना आता है उतना सब मुझे कितने दिन में सिखा दोगे? मामा सोन ने कहा, यह तो सीखने वाले की लगन पर निर्भर करता है, पर फिर भी पूनम के 6 चांद तो मान ही लो। राजकुमार ने पूछा, आपको जितना आता है उतना सब मुझे कितने दिन में सिखा दोगे? मामा सोन ने कहा, यह तो सीखने वाले की लगन पर निर्भर करता है, पर फिर भी पूनम के 6 चांद तो मान ही लो। राजकुमार ने पूछा, क्या अवधि कुछ कम नहीं हो सकती? मामा सोन ने कहा,
खूब मन लगाकर सीखोगे तो हो सकता है 5 चांद में भी सीख जाओ, पर उसके बाद भी अभ्यास जारी रखना होगा। सब कुछ अभ्यास पर ही निर्भर करता है। राजकुमार ने कुछ सोचने के बाद कहा, मैं तुम्हें इस काम के लिए 1 महीने से ज्यादा समय नहीं दे सकता। 1 महीने में जितना जानते हो फटाफट मुझे सिखा देना, वरना मैं दूसरा गुरु ढूंढ लूंगा। राजकुमार इतना कहकर अपने निर्माणाधीन भवन की ओर जाने लगा। मामा सोन ने उसे पुकार कर रोका और पास जाकर कहा, इससे पहले कि विद्यारंभ का दिन आए, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ घूमकर जंगल अच्छी तरह देख लो। जंगल के बारे में गुप्तचरों ने मुझे सब कुछ बता रखा है। देखिए, मतलब मामा सोन ने यानी आचार्य सोन ने राजकुमार से कहा कि विद्यारंभ करने से पहले हम जंगल की जानकारी ले लेंगे, जंगल पूरा घूमकर देख लेंगे। राजकुमार ने कहा, मेरे गुप्तचरों ने पहले नहीं मुझे जंगल के बारे में सब कुछ बता दिया है, फिर भी अपनी आंखों से देखने की तो कुछ बात ही और होती है। मामा सोन ने कहा, क्या रे, गुप्तचरों ने जंगल देखा है, लेकिन अपनी आंखों से देखने की कुछ बात ही और होती है। देखना क्या है? जंगल में होता क्या है? पेड़ जैसे यहां है वैसे ही वहां भी होंगे। शिकारी को जंगल के चप्पे चप्पे से परिचित होना चाहिए। कहां दलदल है, कहां सूखी जमीन, कहां गहरा पानी और कहां जानवरों का पानी पीने का स्थान, कहां मधुमक्खियों के छत्ते हैं, कहां चींटियों की बामियां है, कहां पेड़ों पर पक्षियों ने घोंसले बनाए हैं, कहां सियार एवं लोमड़ी ने मांद में बच्चे जने हैं, किस मौसम में कौन से पक्षी आते हैं और कब कितना कहां शिकार करना चाहिए। अपनी झोंक में शिकार के पीछे भागते हुए यही तुमसे किसी निर्दोष मासूम का घरौंदा दब गया, घोंसला टूट गया, या कहां पक्षियों ने घोंसले बनाए हैं, कहां शिकार करना चाहिए। अपनी झोंक में शिकार के पीछे भागते हुए यदि तुमसे किसी निर्दोष मासूम का घरौंदा दब गया, घोंसला टूट गया या छत्ता बिखर गया या बिल धसक गया तो तुम मुसीबत में फंस जाओगे। एक छोटी सी जंगली मक्खी भी तुम्हारी जान ले सकती है। मामा सोन की बात सुनकर राजकुमार ने लापरवाही से कहा, मुझे कौन सा हमेशा जंगल में रहना है? मैं तो अपनी राजधानी में रहूंगा जहां अनगिनत सुख है। केवल कभी कभी जब सुखों से ऊब जाऊंगा अपने साथियों के साथ या जंगल आ जाया करूंगा आखेट क्रीड़ा के लिए। मामा सोन को आश्चर्य जैसे हुआ, पूछा, आखेट को तुम्हारी भाषा में क्रीड़ा कहते हैं? हमारी तो यह आजीविका है। हम तो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आखेट करते हैं, वह भी हमें एक दिन नहीं करना है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि किसको मारना है किसको नहीं मारना है। हमारे आखेट से पशुओं की संख्या कम नहीं होती। आदिवासी जीवन का पूर्ण सत्य यहां पर लेखक ने व्यक्त किया है। मामा सोन आहत हो गए राजकुमार की बात सुनकर। क्या तुम उसे क्रीड़ा समझते हो? आखेट को? यह तो हम आदिवासियों की आजीविका है। हम लोग पशुओं को मारते भी हैं तो यह भी जानते हैं कि वो बचने भी चाहिए, क्योंकि इसी पर ही हमारा जीवन है, हम उस पर निर्भर है। मामा सोन की बात काटकर राजकुमार बोला, आजीविका थी, अब नहीं रहेगी। आखेट पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। अब तो मैं ही मारूंगा, जितने भी मारूंगा, और जब सिर्फ मुझे मारने हैं तो कितने भी मारूं, क्या फर्क पड़ता है? राजकुमार की बात सुनकर मामा सोन को धक्का लगा। दुखी मन से लौट गए। अब अगली सुबह राजकुमार ने नवनिर्मित महल में गए और बोले, कल से तुम्हारी शिक्षा शुरू हो जाएगी। कल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और मेरे पास आना है। हम व्यायाम करेंगे, वन देवी की पूजा करेंगे और अपने तीर कमान लेकर प्रशिक्षण स्थल पर चलेंगे। रोज यही करना होगा। व्यायाम क्यों? मुझे धनुर्विद्या सीखनी है, मल्ल विद्या नहीं, और जल्दी उठने की तो मुझे आदत ही नहीं। फिर भी कोशिश करूंगा, राजकुमार ने अरुचिपूर्वक कहा। मामा सोन जाने लगे तो राजकुमार मन बढ़ाया। कल को कहेंगे लंगोटी लगाकर घूमना पड़ेगा,
लगता है पूरा जंगली बनाकर छोड़ेंगे। आखिर विद्या आरंभ का दिन आया। वन देवी को प्रणाम करके मामा सोन को राजकुमार ने अपने धनुष और बाण उठाए। आखिर विद्यारंभ का दिन आया। वन देवी को प्रणाम करके मामा सोन और राजकुमार ने अपने अपने धनुष उठाए और जंगल के भीतर एक अपेक्षाकृत खुले स्थान पर आ गए। मामा सोन ने कहा, तो चलो चिड़ियों से ही शुरू करते हैं। मामा सोन ने कहा, तो चलो चिड़ियों से ही शुरू करते हैं। सामने पेड़ पर ढेर सारी चिड़िया बैठी है। इनमें से वह नीली वाली चिड़िया देखते हो, वह अपनी तीखी लंबी चोंच से दूसरी चिड़ियों के अंडे फोड़ देती है, उसे मार गिराओ। राजकुमार ने तीर चलाया, एक भी चिड़िया न गिरी न उड़ी। उसमें मायूसी से मामा सोन को देखा। राजकुमार ने तीर चलाया, उन चिड़ियों में से एक भी नहीं गिरी। मामा सोन ने कहा, कोई बात नहीं, पेड़ पर सैकड़ों चिड़िया है, किसी भी एक को निशाना बनाकर तीर चलाओ। राजकुमार ने तीर चलाया, तीर एक डाली से जा लगा, सारी चिड़िया उड़ गई, लेकिन ये तो हिलती है। राजकुमार ने परेशान होकर कहा, कोई बात नहीं, आज घूमते हैं। मामा सोन ने कहा। दूसरे दिन मामा सोन राजकुमार को फिर उसी जगह ले गए। आज भी उसी पेड़ पर 25 चिड़िया बैठी थी, लेकिन एक भी चिड़िया हिलडुल नहीं रही थी। मामा सोन ने राजकुमार से कहा, इनमें से किसी एक को तो गिरा दोगे। राजकुमार ने एक एक करके 7 तीर चलाए, लेकिन एक भी चिड़िया नहीं गिरी। मामा सोन ने ठीक से तीर पकड़ना, प्रत्यंचना ठीक से खींचना, निशाना ठीक से लगाना आदि सिखाया, पर सब बेकार। मामा सोन ने स्वयं निशाना लगाया, एक साथ 10 चिड़िया गिर पड़ी। राजकुमार ने पास जाकर देखा, सब नकली थी। वह मायूस हो गया। चिड़िया बहुत छोटी छोटी है। राजकुमार बोला, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, आओ आज इस तरफ घूमते हैं। वह दिन भी तीर कमान उठाए उठाए घूमने में निकल गया। अगली सुबह फिर दोनों उसी स्थान पर पहुंचे। राजकुमार ने देखा, पेड़ पर एक मोटे ताजे मुर्गे जितनी बड़ी नकली चिड़िया लटक रही है। मामा सोन ने कहा, इस पर 10 तीर चलाओ, 10 में से एक ना एक तीर तो जरूर लगेगा और एक ना एक तीर तो इसको गिरा ही देगा। राजकुमार ने 10 तीर निशाना साध कर लगाए, लेकिन मोटी चिड़िया जहां की तहां थी। यह बहुत ऊपर है। राजकुमार ने कहा, इतना ऊपर निशाना साधने की कोशिश में मेरा हाथ कांप जाता है। कोई बात नहीं, इसका भी कुछ उपाय करेंगे, चलो घूमने चलते हैं। आज उस तरफ राजकुमार उबने लगा। अगले दिन मामा सोन ने एक पटिए पर एक बड़ी सी चिड़िया बनाकर जमीन पर रख दी और राजकुमार से कहा कि 100 कदम दूर से चिड़िया की आंख पर निशाना साध कर 10 तीर चलाओ। राजकुमार ने 10 तीर चलाए, जिनमें से 3 ही चिड़िया को लगे, आंख पर तो एक भी नहीं लगा। राजकुमार गुस्से से पांव पटकने लगा और धनुष तोड़ दिया। मामा सोन ने उसे समझाया बुझाया और कहा कि चिड़िया का शिकार करने चले हो तो चिड़िया तो छोटी होगी, वो बैठेगी भी तो पेड़ पर ही, वो हिलेगी क्या, वो तो उड़ेगी। क्या तुम ये सोचते हो कि चिड़िया को उड़ना नहीं चाहिए? क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा शिकार परम आज्ञाकारिता पूर्वक तुम्हारे सामने मरने के लिए स्थिर बैठा रहे? राजकुमार को कुछ समझ में नहीं आया। घूमने चलने से भी मना कर दिया और अपने महल में जाकर सो गया। अगली सुबह जब राजकुमार मामा सोन के साथ धनुर्विद्या सीखने के स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि कोई 100 कदम दूरी पर जमीन पर एक बड़ा सा खाली तख्ता खड़ा है। उसे समझ में नहीं आया कि यह क्या मांझ है। मामा सोन ने राजकुमार से कहा, यहां खड़े होकर इस तख्ते पर 10 तीर चलाओ। राजकुमार ने ऐसा ही किया। 10 में से 9 तीर तख्ते पर लगे थे, एक छिटक गया था। तब मामा सोन ने जमीन पर से एक कोयले का टुकड़ा उठाया और तख्ते पर जहां तहां राजकुमार का तीर लगा था वहां वहां एक एक चिड़िया बना दी। बोले, तुम्हारे लिए फिलहाल इतना ही ठीक रहेगा। अब तुम कह सकते हो कि आज तुमने 10 में से 9 चिड़िया मार गिराई। कुछ दिन इसी का अभ्यास करना। आओ अब घूमने चलते हैं। आज मैं तुम्हें हुदहुद दिखाऊंगा, वह आई हुई है। 2 दिन बाद राजा का भेजा मंत्री यह जानने आया कि राजकुमार का प्रशिक्षण कैसे चल रहा है। उसे बता दिया गया कि बहुत अच्छा चल रहा है,
1 महीने भर की समाप्ति पर राजकुमार को बस इतनी ही धनुर्विद्या आ पाई थी कि वह तख्ते पर तीर चलाए और 10 में से 9 चिड़िया मार गिराए। 1 महीना पूरा हो जाने पर राजा हाथी घोड़ों और मंत्री कारिंदों और उनकी एक सैनिक टुकड़ी के साथ स्वयं बेटे का धनुर्विद्या प्रशिक्षण देखने आया। राजा की सवारी के जुलूस से जंगल की शांति भंग हो गई और उनके आने की खबर नन्ही चिड़िया ने दूर दूर तक फैला दी। राजा देखते ही समझ गया कि मामा सोन ने राजकुमार की शर्तों पर उसे धनुर्विद्या सिखाने से एक एक तरह को साफ साफ मना कर दिया है। राजा को गुस्सा आया अपने बेटे की नालायकी पर, क्योंकि मामा सोन की शर्तों पर तो राजकुमार ने धनुर्विद्या सीखी नहीं थी। राजा को गुस्सा आया बेटे की नालायकी पर, लेकिन जो भी हो वह उसका बेटा ही तो है, राजगद्दी का उत्तराधिकारी और भावी राजा भी तो था। इसलिए उसे कुछ कहने की बजाय राजा ने मामा सोन की मुश्कें कसवा दी और बेटे से कहा, आज तेरा गुरु ही तेरा तख्ता है, इसी पर तीर चला, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यदि तू नहीं सीख पाए तो दूसरा कोई भी मामा सोन की धनुर्विद्या न सीख पाए। मामा सोन जानते थे एक ना एक दिन यह होगा और वह मन ही मन इसके लिए तैयार भी थे। राजकुमार धनुर्विद्या में एकदम कोरा सही, लेकिन तख्ते पर 10 में से 9 चिड़िया तो मार ही लेता था। फिर यहां तो एक जीता जागता मनुष्य था। मनुष्य से बड़ा कौन सा लक्ष्य हो सकता है, खासकर जब उसकी मुश्कें बंधी हो और पीठ तख्ते से सटी हो, चारों तरफ सशस्त्र सैनिकों का पहरा हो और सरप्रस्ती के लिए पीठ पर राजा का हाथ भी हो। तो मनुष्य से बड़ा लक्ष्य क्या हो सकता है। राजकुमार ने कमान पर तीर चढ़ाया और सांस रोककर निशाना साधा, लेकिन इसके पहले तीर राजकुमार की कमान से निकला। चारों तरफ से घने पेड़ों के पीछे से सैकड़ों तीरों की वर्षा शुरू हो गई। राजा के सैनिकों में भगदड़ मच गई और छिपने की और मोर्चा लेने की जगह ढूंढने लगे। कुछ ही देर बाद चारों तरफ से भालू, बंदर, सियार, बाघ वगैरह, सांप, बिच्छू, ततैया, मधुमक्खी, चील, बाज, हिरन, बारहसिंगा, लकड़बग्घा, उदबिलाव, गेंडे, भैंसे, जिराफ, हाथी निकल आए और भयानक गर्जनाएं करते हुए राजा के सैनिकों को उठा उठा कर इधर उधर फेंकने लगे। जंगल के इस अचानक और अप्रत्याशित आक्रमण से राजा के प्रशिक्षित सैनिकों की टुकड़ी के पैर उखड़ने लगे। चीख पुकार और बचाव बचाव की चीखों के बीच सैनिक उल्टे पैर भागने लगे। कुछ वफादार सैनिकों ने राजा और राजकुमारों को एक घेरे में ले रखा था। जब उन्होंने देखा कि इस हमले का मुकाबला नहीं कर पाएंगे तो वे भी घायल राजा और राजकुमार को लेकर भाग छूटे। लेकिन कमीने जाते जाते जंगल में आग लगा गए। वन के पशु पक्षी और वनवासी राजा की फौज से तो टक्कर ले सकते थे, लेकिन अग्नि देवता के आगे उनका कोई बस नहीं चला। नहीं, वन के पशु पक्षी और वनवासी राजा की फौज से तो टक्कर ले सकते थे, लेकिन अग्नि देवता के आगे उनका कोई बस नहीं चल पाता था। अफसोस कि न राजा सोन को बचाया जा सका, न उनकी धनुर्विद्या को। जो वहां बचा था वह राख ही थी। राजकुमार का महल भी जलकर खाक हो गया था, राजा और उसके वफादार सैनिक भी। कहने वालों ने कहा कि बरसात के बाद वहां वन्य वनस्पति और ज्यादा लहलहाकर फूटेंगी। कहने वालों ने कहा कि बरसात के बाद वहां वन्य वनस्पति ज्यादा लहलहाकर फूटेंगी। कहने वालों ने यह भी कहा कि वनवासियों के बीच एक दिन फिर कोई मामा सोन जन्म लेगा। ऐसा हुआ या नहीं पता नहीं, लेकिन आज मामा सोन के वंशज शहर के बांस की टोकरियां ऐसा हुआ या पता नहीं, आज मामा सोन के वंशज शहर में बांस की टोकरियां, तार के छींके और गत्ते के तोते चिड़ियां आदि बनाकर बेचते हैं। सुना है उनके इलाके में कोई बड़ा बांध बन रहा है जिससे देश की बड़ी तरक्की होने वाली है। मामा सोन के वंशजों और शिष्यों को जंगल से हकाल दिया गया है। मामा सोन के वंशजों और उनके शिष्यों को जंगल से हकाल दिया गया है।
धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार हम लोगों ने जंगल का दाहा इस कहानी का पाठ पढ़ा है। राजनीति, समाज, सब पर एक फटकार लगाई है। जो आदिवासी जल जमीन जंगल से जुड़ा है उसका विस्थापन कैसे होता है, उस प्रक्रिया को हमारे सामने रेखांकित किया है। कुछ कहने के बजाय इस कहानी को महसूस करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं अधिक स्पष्टीकरण नहीं देता। धन्यवाद।